हेलो गाइस, तो अभी हम पढ़ रहे हैं छठवां अध्याय। इसके पहले हम 5 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रहर का 5वां घंटा। गुरुकुल में सुबह हो चुकी थी। पंछी चहचहा रहे थे। जंगल के निशाचर अपने निवास स्थान को लौट चुके थे और दूसरे प्राणी नए दिन की शुरुआत के लिए बाहर आ गए थे। अयोध्या के चारों राजकुमार को भी जागे हुए कुछ देर हो गई थी। गुरुकुल की सफाई करने के बाद वे नहाने, खाना पकाने और सुबह की प्रार्थनाएं भी कर चुके थे। सम्मान में हाथ जोड़कर वे शांत अवस्था में पालथी मारकर गुरु वशिष्ठ के सामने बैठे थे। गुरु बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे एक चबूतरे में पद्मासन में बैठे थे। परंपरा अनुसार वे कक्षा शुरू करने से पूर्व गुरु स्त्रोतम के माध्यम से गुरु की प्रशंसा कर रहे थे। जैसे स्त्रोत खत्म हुआ तो छात्रों ने उठकर विधिवत अपने गुरु वशिष्ठ के पैर छुए। उन्होंने सबको समान आशीर्वाद दिया। मेरा ज्ञान तुम सब में फूले फले और प्रभु करे एक दिन तुम मेरे शिक्षक बनो। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न अपने नियत स्थानों पर बैठ गए। रावण से हुए उस भीषण युद्ध को 13 साल बीत चुके थे। राम 13 साल के थे और भरत उनमें किशोरावस्था के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उनकी आवाज भारी होकर बदलने लगी थी। होठों के ऊपर मूंछों की हल्की रेखाएं दिखने लगी थी। उनका कद अचानक ही बढ़ गया था और लड़कपन के निशान शरीर से गायब होकर हल्की मांसपेशियां विकसित होने लगी थी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने अब युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया था। यद्यपि उनका बाल सुलभ शरीर अभी उसमें मुश्किल पेश करता था। वे सभी दर्शन, विज्ञान और गणित की आधारभूत बातें सीख रहे थे। वे देव भाषा संस्कृत में पारंगत हो चुके थे। जमीनी काम किया जा चुका था। गुरु जानते थे कि बीज रोपने का समय आ चुका है। क्या तुम हमारी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में जानते हो? वशिष्ठ ने पूछा। लक्ष्मण हमेशा जवाब बताने को उत्सुक रहा करते, लेकिन पढ़ने में नहीं। अपने अधपके ज्ञान के साथ उन्होंने फौरन हाथ उठा दिया। ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं पौरव, वशिष्ठ ने लक्ष्मण के गुरुकुल के नाम को लेते हुए कहा। मेरा सवाल ब्रह्मांड का नहीं बल्कि हमारे बारे में है, इस युग के वैदिक लोगों के बारे में। राम और भरत ने एक साथ शत्रुघ्न को देखा। गुरुजी, शत्रुघ्न ने कहा, इसकी शुरुआत प्रभु मनु से हुई। 10,000 साल पहले पांड्य वंश के राजकुमार। गुरु का चमचा, भारत ने लापरवाही से कहा। यद्यपि किताबी कीड़ा होने के लिए वह शत्रुघ्न को चढ़ाते थे, लेकिन बुद्धिमत्ता के लिए अपने छोटे भाई की सराहना भी करते थे। वशिष्ठ ने भरत को देखा। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं गुरुदेव, भरत ने तुरंत अनजान बनते हुए कहा। हाँ नाल तड़दक, वशिष्ठ शत्रुघ्न को गुरुकुल के नाम से संबोधित करते हुए बोले। बताओ हमें। ऐसा माना जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भूमि का अधिकांश भाग बर्फ से मोटी परतों से ढका हुआ था। चूंकि पानी की अधिकांश मात्रा जमी हुई थी तो समुद्र का स्तर आज के मुकाबले काफी कम था। तुम सही कह रहे हो, वशिष्ठ ने कहा, सिवाय एक बात के। ऐसा माना जाता है नालतर्दक, हिमयुग कोई सिद्धांत नहीं है, यह सत्य है। जी गुरुजी, शत्रुघ्न ने कहा। चूंकि समुद्र तल काफी नीचे था तो भारतीय क्षेत्र समुद्र में काफी आगे तक फैला हुआ था। लंका द्वीप, राक्षस राज रावण का साम्राज्य भी भारतीय भूमि का हिस्सा हुआ करता था। गुजरात और कोंकण की पहुंच भी समुद्र से आगे तक थी। और मैं मानता हूँ कि वशिष्ठ की कठोर नजर को देखकर शत्रुघ्न एक पल को रुके। वह मुस्कुराए और अपने हाथ जोड़कर बोले, क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, माना नहीं बल्कि यह तथ्य है। वशिष्ठ मुस्कुरा दिए। हिमयुग के दौरान भारत में 2 महान सभ्यताओं का अस्तित्व था। एक भारत के दक्षिण पूर्व में जिसे संगमतमिल कहा जाता था। इसमें लंका का भी कुछ भूभाग शामिल था, जो अब जलमग्न हो चुका है। कावेरी नदी का मार्ग उस समय काफी लंबा हुआ करता था। इस संपन्न और शक्तिशाली साम्राज्य पर पांडव वंश का शासन हुआ करता था। और दूसरी सभ्यता द्वारका का विस्तार गुजरात और कोंकण के समुद्र तट पर था। वर्तमान में यह जलमग्न है। इस पर यादव वंश का शासन था, जिसे यदु का वंशज माना जाता है। बताते रहो। हिमयुग की समाप्ति पर नाटकीय रूप से समुद्र का स्तर बढ़ने लगा। संगमतमिल और द्वारका सभ्यता का विनाश हो गया। उनका भूभाग समुद्र में समा गया। कुछ लोगों को प्रभु मनु बचा पाए और उनके साथ उत्तर दिशा में आकर फिर से जीवन की शुरुआत की। उन्होंने खुद को विद्या का संतान माना और वे वैदिक कहलाए। हम उनके गर्वित वंशज हैं। बहुत बढ़िया नालतर्दक, वशिष्ठ ने कहा। बस एक और बात। धरती माँ की स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार समय मान पर हिमयुग की अप्रत्याशित समाप्ति हुई थी, लेकिन मानवीय स्तर पर बात करें तो यह अप्रत्याशित समाप्ति नहीं थी। हमें दशकों बल्कि शताब्दियों पहले से चेतावनी मिलने लगी थी।
और फिर भी हमने कुछ नहीं किया। सिप पूरे ध्यान से सुन रहे थे। संगमतमिल और द्वारका, जो यकीनन बहुत आधुनिक सभ्यता थी, ने कोई सही कदम क्यों नहीं उठाया? प्रमाण मौजूद है कि उन्हें इस आपदा की खबर पहले से मिल चुकी थी। धरती माँ ने उन्हें कई चेतावनी दी थी। वो इतने बुद्धिमान थे कि खुद को बचाने के लिए किसी तकनीक को विकसित नहीं कर सकते थे, और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रभु मनु के नेतृत्व में बस कुछ थोड़े ही लोग बच सके। ऐसा क्यों? वो सुस्त थे। लक्ष्मण ने तुरंत परिणाम पर छलांग लगाते हुए कहा। वशिष्ठ ने आ भरी। पौरव, तुम बोलने से पहले एक बार सोचते क्यों नहीं हो? झेपते हुए लक्ष्मण चुप हो गए। तुम्हारे पास सोचने की योग्यता है पौरव, वशिष्ठ ने कहा, लेकिन तुम हमेशा जल्दी में रहते हो। प्रथम आने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सही होना। हाँ गुरुजी, लक्ष्मण ने कहा। उनकी नजर नीची थी, लेकिन उन्होंने फिर से अपना हाथ ऊपर उठा दिया। क्या वो लोग पथभ्रष्ट और लापरवाह थे? अब तुम अनुमान लगा रहे हो पौरव। दरवाजे को अपनी उंगली के नाखून से खोलने की कोशिश मत करो, उसके लिए चाबी का इस्तेमाल करो। लक्ष्मण स्तंभित लग रहे थे। सही जवाब की ओर मत भागो, वशिष्ठ ने स्पष्ट किया। सही सवाल पूछना ही कुंजी है। गुरुजी, राम ने कहा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर सुदास, वशिष्ठ ने कहा। आपने पहले बताया कि उन्हें दशकों सदियों पहले चेतावनी मिल चुकी थी। मुझे लगता है उनके वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया होगा। हाँ, उन्होंने ऐसा किया था, और उन्होंने इस चेतावनियों के बारे में सही घराने के साथ दूसरे लोगों को भी बताया था। हाँ, उस समय प्रभु मनु पांड्य राजा थे या राजकुमार? मैंने इस बारे में दुविधापूर्ण बातें सुनी हैं। वशिष्ठ सहमति से मुस्कुराए। प्रभु मनु छोटे राजकुमार थे, और फिर भी उन्होंने न कि राजा ने कुछ लोगों की जान बचाई थी। हाँ, अगर राजा के अतिरिक्त किसी अन्य को लोगों की सुरक्षा का भार उठाना पड़े तो जवाब स्पष्ट है। राजा अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा था। खराब नेतृत्व ही संगमतमिल और द्वारका के पतन का कारण बना। क्या तुम्हें लगता है एक बुरा राजा बुरा इंसान भी होता है? वशिष्ठ ने पूछा। नहीं, भरत ने जवाब दिया। निसंदेह सम्मानीय व्यक्ति भी कभी खराब अधिनायक साबित होते हैं। इसी तरह विवादास्पद चरित्र के व्यक्ति भी वो गुण देखे जा सकते हैं जिसकी एक राष्ट्र को जरूरत होती है। सही है, राजा को सिर्फ प्रजा के लिए किए गए कार्यों के आधार पर ही आंका जा सकता है। इसमें उनके निजी जीवन का कोई सरोकार नहीं होता। हालांकि उसके सामाजिक जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। सत्य है, भरत ने कहा। वशिष्ठ ने गहरी सांस ली। अब रोकने का समय आ गया था। तो क्या रावण अपनी प्रजा के लिए अच्छा राजा है या नहीं? सब खामोश हो गए। राम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रावण से नफरत करते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अयोध्या का विनाश किया था, बल्कि उसने राम का भविष्य भी उजाड़ दिया था। उनके जन्म के साथ रावण की जीत का अभिशाप जुड़ गया था। राम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अपने पिता और अयोध्या वासियों के लिए वह हमेशा अशुभ ही रहने वाले थे। जवाब आखिरकार भरत ने ही दिया। हम इसे स्वीकारना तो नहीं चाहते, लेकिन रावण एक अच्छा राजा है जिसे उसकी प्रजा प्रेम करती है। वह योग्य प्रशासक है जिसने समुद्री व्यापार के माध्यम से अपनी नगरी को संपन्न कर दिया। यहाँ तक कि बंदरगाहों पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण है। कहा तो यह भी जाता है कि उसकी राजधानी की सड़कें सोने से बनी हैं, इसीलिए उसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। और तुम उस राजा के बारे में क्या कहोगे जो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वह निराशा से घिर गया। उसने अपनी निजी हानि को जनता पर उड़ेल दिया। उसकी प्रजा इसीलिए पीड़ित है क्योंकि राजा संताप में है। क्या फिर भी उसे आदर्श राजा कहा जाएगा? स्पष्ट था कि वशिष्ठ का इशारा किस और है। छात्र सन्न थे, वे जवाब देने से डर रहे थे। भरत को ही जवाब देने के लिए हाथ उठाना पड़ा। नहीं, वह आदर्श राजा नहीं है। वशिष्ठ ने सहमति से सिर हिलाया। जन्मजात विद्रोही की निर्भीकता पर भरोसा करना। आज के लिए इतना ही, वशिष्ठ ने यह कहकर सहसा कक्षा बीच में ही समाप्त कर दी। काफी कुछ अनकहा रह गया था। हमेशा की तरह अपना गृह कार्य, हमारी चर्चा पर विचार करना है। मेरी बारी है दादा, भरत ने राम के कंधे नरमी से थपथपाते हुए कहा। राम ने तुरंत अपनी कमर पेटिका बांध दी। मुझे माफ करो। भरत जमीन पर पड़े घायल खरगोश की ओर मुड़े। उन्होंने पहले खरगोश को बेहोश कर दिया और फिर जल्दी से वह कांटा निकाला जो उसके पंजे में धंस गया था। घाव घातक था, लेकिन उन्होंने जो औषधि उस पर लगाई थी उससे आगे होने वाले संक्रमण को रोका जा सकता था। उसे कुछ पलों में होश आ जाएगा, लेकिन सुधार प्रक्रिया में समय लगने के कारण वह भी दुनिया का सामना नहीं कर पाएगा। जब भरत औषधि जड़ी बूटी से अपने हाथ साफ कर रहे थे, तब राम ने खरगोश को उठाकर आराम से एक पेड़ की कोठर में रख दिया, जिससे वह शिकारियों से बच सके। उन्होंने भरत को देखा। इससे जल्द ही होश आ जाएगा। यह जीवित रहेगा? भरत मुस्कुराए। प्रभु रुद्र की कृपा से। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जंगल में अपने पाक्षिक अभियान पर थे। वे 15 दिनों में एक रात जंगल में बिताते थे। वे शिकारियों के शिकार में दखल नहीं देते। वह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। लेकिन अगर मार्ग में कोई घायल पशु दिखाई देता तो वे अपनी योग्यता से उसका उपचार करते। दादा, शत्रुघ्न ने कहा। वह कुछ दूरी पर खड़े स्नेह से अपने भाइयों को देख रहा था। राम और भरत ने मुड़कर देखा। अस्त व्यस्त लक्ष्मण शत्रुघ्न से कुछ पीछे थे। वह बेमन से एक पेड़ पर पत्थर मार रहे थे। लक्ष्मण, ज्यादा पीछे मत रहो।
राम ने कहा, हम आश्रम में नहीं है, यह जंगल है, यहाँ अकेला रहना खतरनाक हो सकता है। लक्ष्मण ने चढ़कर आह भरी और आगे आकर उनके साथ चलने लगे। हाँ, तुम क्या कह रहे थे शत्रुघ्न? राम ने अपने छोटे भाई की तरफ मुड़ते हुए पूछा। भरत दादा ने खरगोश के घाव पर जत्यादि तेल लगाया है, लेकिन अगर आप उसे नीम के पत्तों से नहीं ढकोगे तो उसका असर नहीं हो पाएगा। राम ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो शत्रुघ्न। राम ने खरगोश को उठाया, तब तक भरत ने अपनी कमर पेटिका से कुछ नीम के पत्ते निकाल लिए। भरत ने शत्रुघ्न से मुस्कुराते हुए कहा, शत्रुघ्न, क्या दुनिया में कोई चीज ऐसी है जिसके बारे में तुम्हें ना पता हो? शत्रुघ्न हंसकर बोले, ज्यादा कुछ नहीं। भरत ने खरगोश के जख्म पर नीम के पत्ते लगाकर उस पर पट्टी बांधी और वापस वहीं कोठर में रख दिया। राम ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि 2 सप्ताह में होने वाले इस दौरे में क्या हम वास्तव में इन पशुओं की कोई सहायता करने आते हैं या फिर अपनी अंतरात्मा को जगाने? भरत ने शरारता से मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा कुछ तो नहीं, तो कम से कम हम अपनी चेतना की अनदेखी तो नहीं कर पाते? राम ने अपना सिर हिलाया। तुम हर बात में इतनी कमी क्यों देखते हो? आपको क्या किसी चीज में कमी दिखाई देती है? राम ने निराशापूर्वक ढंग से अपनी भुहें उठाई और चलना शुरू कर दिया। भरत भी उनके साथ चल पड़े। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनके पीछे एक पंक्ति में चलने लगे। मानव जाति को पहचानकर आप कैसे इस तरह रह सकते हैं? भरत ने पूछा। छोड़ो भी, राम ने कहा, हम अच्छाई में समर्थ है भरत, हमें बस एक प्रेरक अधिनायक की जरूरत है। दादा, भरत ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि इंसान होने में कोई अच्छाई नहीं है और हमें उसके लिए संघर्ष भी करना चाहिए, लेकिन इतनी क्रूरता है कि कभी लगता है अगर इस ग्रह पर मानव प्रजाति का अस्तित्व ही नहीं होता तो अच्छा होता। यह कुछ ज्यादा हो गया, हम इतने बुरे भी नहीं हैं। भरत मृदुलता से हंसे। मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि अधिकांश मनुष्यों में अच्छाई और महानता की संभावना होती है, लेकिन यह वास्तविकता तो नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? यह मान लेना कि लोग नियमों का पालन करें क्योंकि उन्हें करना चाहिए, बस कोरी आशा ही है। नियमों का गठन लोगों के स्वार्थवश ही किया जाता है। उन्हें इस चरवाहे की तरह अच्छे आचरण के झुंड को लेकर चलना होता है। लोग महानता के लिए प्रतिदान भी करते हैं। नहीं, वे नहीं देते दादा, बहुत कम ऐसे होते हैं, अधिकांश नहीं। प्रभु रुद्र ने निस्वार्थता से लोगों का नेतृत्व किया था, है कि नहीं? हाँ, भरत ने कहा, लेकिन जिन्होंने उनका पालन किया उनमें से अधिकांश के मन में इसके स्वार्थी कारण ही थे। ये एक तथ्य है। राम ने असहमति से अपना सिर हिलाया। हम इस पर कभी सहमत नहीं हो पाएंगे। भरत मुस्कुराए। हाँ, हम कभी सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। राम ने मुस्कुराकर हमेशा की तरह इस बातचीत का विषय बदल दिया। तुम्हारी छुट्टियां कैसी रही? मैं वहाँ तुमसे कभी बात ही नहीं कर पाता। आपको पता है क्यों? भरत बुदबुदाए। लेकिन कहना पड़ेगा कि इस बार की छुट्टियां इतनी बुरी नहीं थी। भरत को अपने ननिहाल के लोगों का अयोध्या आना पसंद था। इससे उन्हें अपनी कठोर माँ के चुंगल से बचने का मौका मिल जाता था। कैकेयी नहीं चाहती थी कि वह अपने भाइयों के साथ ज्यादा समय बिताए। दरअसल अगर उनके बस में होता तो वह अवकाश के दिनों में उन्हें पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखती। और ज्यादा बदतर तो यह होता जब वह उन्हें महान बनने, अपनी माँ का सपना पूरा करने की अंतहीन हिदायतें देती रहती। जिन लोगों के साथ भरत का समय बिताना कैकेयी को भाता था, वह बस उनके मायके के ही लोग थे। अवकाश में अपने नाना नानी और मामा की उपस्थिति में भरत अपनी माँ से आजाद हो जाते थे। वह उनके साथ बेफिक्री से अपनी छुट्टियां बिताते थे। राम ने मजाक में भरत के पेट में चिमटी काटी। भरत, वह तुम्हारी माँ है, वह बस तुम्हारी भलाई चाहती है। दादा, वह ऐसा प्यार के साथ भी तो कर सकती है। मुझे याद है जब मैं 3 साल का था तो मेरे हाथों से दूध का गिलास गिर गया था, तो उन्होंने मुझे अपनी दासी के सामने जोर से थप्पड़ मारा। तुम्हें उस समय की बातें याद है जब तुम 3 साल के थे? मुझे तो लगा था कि बस मुझे ही तब की बातें याद है। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं छोटा बच्चा था। वह गिलास मेरे हाथों के लिए काफी बड़ा था, वह भारी था और फिसल गया। बस उन्हें मुझे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? राम अपने सौतेली माँ कैकेयी को समझते थे। उनमें काफी हताशा भरी थी। वह अपने परिवार में सबसे काबिल बच्ची थी। बस बदकिस्मती से उनकी बुद्धिमत्ता पर कभी उनके पिता ने गर्व नहीं किया। इसके विपरीत अश्वपति नाराज थे। कैकेयी ने बुद्धिमत्ता से उनके पुत्र युधिष्ठिर को मात दे दी थी। इससे राम को महसूस हुआ कि समाज में समर्थ महिलाओं की कोई अहमियत नहीं है। अब बुद्धिमान लेकिन हताश कैकेयी अपनी पहचान अपने बेटे के माध्यम से बनाना चाहती थी। वह अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने बेटे के जरिए पूरा करना चाहती थी। हालांकि राम ने अपना परामर्श नहीं दिया। भरत आवेग में बोलते रहे, काश मेरी माँ भी आपकी माँ जैसी होती। वह मुझे बिना शर्त प्यार करती और मेरा दिमाग भी नहीं खाती। राम ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वह भाप गए थे कि भरत के दिमाग में कुछ और चल रहा है। भरत, तुम कहना क्या चाहते हो? राम ने अपने भाई की तरफ देखे बिना पूछा। भरत ने अपनी आवाज धीमी की जिसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न ना सुन पाए। राम दादा, आपने सोचा कि आज गुरुजी क्या कह रहे थे? राम की सांस रुक गई। दादा, भरत ने पूछा। राम ने सख्ती से कहा, यह राजद्रोह है।
मैं ऐसी बातें सोचने से भी मना करता हूँ। राजद्रोह, अपने देश की भलाई के बारे में सोचना, वह हमारे पिता है, हमारे कुछ कर्तव्य है। क्या आपको लगता है कि वह अच्छे राजा है? भरत ने बात बीच में काटी। मनुस्मृति में कानून है जिसमें साफ लिखा गया है कि बेटे को, दादा मुझे मत बताओ कि कानून क्या कहता है। भरत ने मनुस्मृति के कानून को हाथ हिलाकर मानने से मना कर दिया। मैंने भी मनुस्मृति पढ़ी है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। मैं सोचता हूँ कि कानून का अवश्य पालन किया जाना चाहिए। सच में? बस आपको यही कहना है? मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। कृपया जोड़िए। कानूनों का हमेशा पालन करना चाहिए। भरत ने झिकते हुए आंखें घुमाई। मैं समझता हूँ कि कुछ खास हालातों में यह काम नहीं करते, राम ने कहा, लेकिन अगर मन से कानून का पालन किया जाए तो चाहे जो भी हो, तो कुछ समय बाद एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। दादा, अयोध्या में कोई भी कानून को लेकर इतना हल्ला नहीं मचाता। हमारी सभ्यता अब पतन की स्थिति में पहुंच चुकी है। हम दुनिया में सबसे पाखंडी लोग हैं। हम दूसरों की भ्रष्टता की बुराई करते हैं, लेकिन अपनी बेईमानी पर आंखें मूंद बैठे हैं। हम दूसरों से नफरत करते हैं क्योंकि वे गलत काम करते हैं, अपराधी है, लेकिन अपनी गलतियों को, भले ही वह छोटी हो या बड़ी, अनदेखा कर जाते हैं। अपनी मुसीबतों के लिए हम रावण को दोष देते हैं। यह भूल जाते हैं कि जिस दलदल में हम हैं वह हमारा खुद का बनाया हुआ है, और यह कैसे बदलेगा? यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम अपने दोष का इल्जाम दूसरों पर मढ़ते हैं, खुद की गिरेबान झांकने की हिम्मत नहीं करते। मैंने पहले भी कहा था और आगे भी कहूंगा, हमें एक ऐसे राजा की जरूरत है जो एक व्यवस्था बनाए जिससे इंसान की स्वार्थी प्रवृत्ति को भी समाज के हित में लगाया जा सके। बकवास। हमें एक ऐसे महान राजा की जरूरत है जो आदर्श के साथ नेतृत्व करे। हमें एक ऐसे अधिनायक की जरूरत नहीं जो लोगों को उनकी मनमर्जी के लिए आजाद छोड़ दे। नहीं दादा, अगर सावधानी से इस्तेमाल की जाए तो आजादी एक मित्र है। आजादी कभी भी कानून की मित्र नहीं हो सकती। आपके पास चयन की आजादी होती है कि आप समाज में रहना चाहते हैं या नहीं। अगर आप समाज का चयन करते हैं तो आपको उनके नियम को मानने ही पड़ेंगे। नियम हमेशा जड़ है और रहेंगे। यह एक हथियार है, यह प्रयोजन का साधन, भरत ने कहा। इस प्रयोजन पर राम ने जोर से हंसते हुए बात खत्म की। भरत ने भी हंसते हुए अपने भाई के कंधे पर हाथ मारा। तो एक महान अधिनायक के बारे में आपने जो बातें कही कि वह प्रेरक, समर्थ, खुद में भगवान खोजने वाला चाहिए, भरत ने कहा, तो क्या आपको लगता है कि पिताजी में ये सब बातें हैं? राम ने अर्थपूर्ण नजरों से अपने भाई को देखा। वह फिर से जाल में फंसने वाले नहीं थे। भरत खिलखिलाकर हंसे और खेल के अंदाज में राम के कंधे पर मुक्के मारने लगे। अच्छा छोड़ो दादा, रहने देते हैं। वास्तव में राम के मन में संघर्ष चल रहा था, लेकिन वह कर्तव्यपरायण बेटा होने के कारण वह पिता के प्रति अपने मन में विद्रोही विचार नहीं ला पा रहे थे। कुछ कदम पीछे चल रहे लक्ष्मण जंगल की गतिविधियों में डूबे थे। हालांकि शत्रुघ्न बड़े मन से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। राम दादा तो बहुत ही आदर्शवादी है, भरत दादा व्यवहारिक और वास्तविक है। अगली बार मिलते हैं अध्याय 7 के साथ।